हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की पिछली क्लास में हमने हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ की कंडीशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़े। नहीं पढ़े तो पिछला लेक्चर आप अच्छे से देखेंगे। हेनरी लॉ उसमें कंप्लीट है, ठीक है। और हेनरी लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है बच्चों मैंने आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसमें मिल जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, एंड राल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर, तो पहले वेपर क्या होता है, तो हम कहेंगे हर लिक्विड की नेचर होती है, हर द्रव की प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है, तो हम कहेंगे कोई भी द्रव है वो धीरे धीरे क्या करता है, वाष्प अवस्था में बदलता है, ठीक है। अब वाष्प बनाता जा रहा है। अगर आपने उसको द्रव को खुला रखा है ना, वाष्प को उड़ने दिया तो बात खत्म हो गई, वाष्प गई। अब उस वाष्प को उड़ने नहीं, मैं क्या करती हूँ, पात्र को बंद कर लेती हूँ, है ना। और अगर मैंने कहा कि चलो अब द्रव को क्या करो, इवेपोरेट होने दो, वाष्पित होने दो, तो बच्चों वाष्प क्या होगी, वाष्प धीरे धीरे क्या होगी, इकट्ठा होने लग जाएगी, पात्र की दीवार होगी उसमें, ठंडी हो जाएगी, वापस द्रव में बदल जाएगी। पुराना द्रव वापस वाष्प बनाएगा, संघनित होगा, वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से द्रव और वाष्प क्या होंगे, तो हम कहेंगे द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर मापना है कि भाई ये वाष्प जो है कितना दाब लगा रही है, तो आप मैनोमीटर यूज कर सकते हैं, है ना। मैनोमीटर मतलब एक गोल पहनने का फ्लास्क है, उसको पूरा ड्राई कर दो, है ना, पूरा शुष्क कर दो, उसमें जितनी भी मॉइस्चर है, हवा है, सबका सब क्या करो, बाहर निकाल दो, वैक्यूम कर दो। अब उसमें आपको जिस द्रव का वाष्प दाब मापना है, लाइक अल्कोहल का वाष्प दाब देखना है, पानी का वाष्प दाब देखना है, किसी का भी वाष्प दाब देखना है, तो एक ट्रे में वो फिल करके रख दो। अब पानी है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, जो भी चीज है वो धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पित होगा तो वाष्प बनाएगा, ठीक है। अब वाष्प बनाएगा, वाष्प ठंडी होगी, वापस क्या आ जाएगी, द्रव अवस्था। थोड़ी देर उसको साम्य अवस्था तक आने दो, साइड से जोड़ दो बच्चों मैनोमीटर, है ना। तो वाष्प क्या करेगी, जो आपने साइड से मैनोमीटर जोड़ा है, यू आकार की नलिका जोड़ी है बच्चों, तो वाष्प धीरे धीरे वहां जाके और मरकरी भरा होता है मैनोमीटर में, उस पर दाब लगाएगी, तो मरकरी पे प्रेशर लगाएगी, मरकरी का लेवल अप हो जाएगा। अगर आपने लैब में मैनोमीटर देखा है तो आप देखेंगे वाष्प दाब इस तरह से मापते हैं, कोई भी गैस का प्रेशर जो है वो इसी तरह से मापते हैं। तो भाई वाष्प क्या है, एक तरह से गैस है ना। अब गैस है तो लिक्विड साइड में भर रखा है, वहां पे क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, तो जितना दाब लगाएगी, जितना हाइट डिफरेंस आएगा मरकरी की दोनों लेवल में, है ना, वो वाष्प दाब होगा। तो आपसे पूछा गया कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, तो हम कहेंगे वाष्प दाब जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी चीज, ठीक। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर वाष्प दाब से। तो हम कहेंगे भाई वाष्प दाब द्रव और वाष्प क्या है, साम्य अवस्था में है। द्रव वाष्प में बदलेगा, वाष्प वापस संघनित होकर द्रव में बदलेगा। तो द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में है, तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब, ठीक। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको, जब द्रव व वाष्प साम्य अवस्था में हो तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूंगी वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारण, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे वेपर प्रेशर वाष्प दाब निर्भर करता है। तो हम कहेंगे वाष्प दाब, जैसे मान लो पानी रख दिया और है ना पेट्रोल रख दिया, तो आप देखेंगे पेट्रोल तो फटाफट वेपर बनाता है, लेकिन पानी हो तो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, वाष्प बनने की दर धीमी, और पेट्रोल क्या होता है, जल्दी जल्दी वाष्पित होता है। तो बच्चों तो डिपेंड करता है, पानी रखो, पेट्रोल रखो, गोंद रख दो, तो देखो गोंद तो जा ही नहीं रही, वाष्प नहीं रही, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, है ना। तो हर द्रव का वाष्प दाब अलग अलग है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो आप निश्चित कर दो कांस्टेंट टेम्परेचर पे 25 डिग्री ले रहा हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका इतना, ठीक है। तो बच्चों द्रव की प्रकृति, अब द्रव की प्रकृति में भी क्या आप देख रहे हैं, पेट्रोल तो बहुत जल्दी वाष्पित हो रहा है और पानी जो है वो धीरे धीरे वाष्पित हो रहा है। तो हम कहेंगे पेट्रोल हल्का है, हल्का मतलब जो उसमें अणु है उनके मध्य आकर्षण बल जो है वो नगण्य है। तो आकर्षण बल नगण्य है मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करे, दूर है, तो भाई वो क्या होगा, जल्दी जल्दी वाष्पित हो जाएगा। तो द्रव के अणुओं के मध्य
अंतराणु का आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा तो एक दूसरे को होल्ड कर देंगे, पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, तो जाएगा तभी तो वाष्प बनेगा, गैस अवस्था में आएगा। तो आप कहेंगे नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति बहुत मैटर करता है। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा वाष्प उतनी ही कम बनेगी, वाष्प दाब कम होगा। और नहीं है आकर्षण बल तो दोनों ही उड़ जाएंगे, है ना। लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहे, तो उड़ जाएंगे तो वाष्प ज्यादा से ज्यादा बनेगी और वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो फर्स्ट जो फैक्टर है, सेकेंड एडिंग जो आप लगाएंगे, दैट विल बी वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अब बच्चों पहला है द्रव की प्रकृति, तो आपको लिखना है द्रव के अणुओं के मध्य, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल जितना अधिक होगा, अंतरा अणु आकर्षण बल जितना अधिक होगा, अंतराणु आकर्षण बल जितना अधिक होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे मॉलिक्यूल पकड़ लेंगे, है ना। तो जितना ज्यादा आकर्षण वाष्प दाब उतना ही क्या होगा, कम। तो हम कहेंगे अंतराणु का आकर्षण बल जितना अधिक होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा। ठीक है, वाष्प दाब उतना ही कम। तो बच्चों आपसे कोई कहे कि पेट्रोल ज्यादा वाष्पशील है और जल कम वाष्पशील है, तो आप कहेंगे हाँ सही, पेट्रोल में अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। पानी में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, तो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा और पेट्रोल फटाफट उड़ जाएगा, है ना। तो जल्दी उड़ेगा तो ज्यादा वाष्प बनाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रति इकाई अणु ज्यादा उड़ रहे हैं ना, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। और प्रति इकाई क्षेत्रफल, नॉट अणु, प्रति इकाई क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा अणु क्या होंगे, वाष्पित, तो वाष्प दाब ज्यादा। और प्रति इकाई क्षेत्रफल कम अणु उड़े तो वाष्प दाब कम, डिपेंड्स उनके बीच में कितना आकर्षण बल है। क्लियर। सेकंड फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर, ताप। अब आपको पता ही है कि भाई गर्मी होगी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा अणु उतने ज्यादा वाष्पित होंगे, है ना। और ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको सीधा लिखना है ताप बढ़ने के साथ, ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब बढ़ता है। क्लियर बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ताप बढ़ने के साथ वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, दो फैक्टर्स है, दो कारक जो है बच्चों वो डिपेंड, वाष्प दाब उन पे निर्भर करता है। अब अगर आपको ग्राफ ही बनाना है कि ताप और वाष्प दाब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता कि भाई टेम्परेचर डबल कर दे वेपर प्रेशर डबल हो जाए, तो समानुपाती तो नहीं है, लेकिन बढ़ता है। तो इस तरह का ग्राफ वाष्प दाब और ताप के मध्य द्रव। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्लियर, वाष्प दाब क्या होता है, हम कहेंगे द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में होने चाहिए। वाष्प द्रव की सतह पर जितना दाब लगाएगी वो दाब वाष्प दाब। ओके। सेकंड, वाष्प दाब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति, और दूसरा ताप। द्रव के अणुओं के मध्य जितना ज्यादा आकर्षण बल है ना, हम कहेंगे उतनी धीमी दर से वाष्प बनेगी, वाष्प दाब कम। और कम आकर्षण बल है तो वाष्प दाब ज्यादा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब बच्चों वाष्प दाब से संबंधित राउल का नियम क्या है, तो राउल्स लॉ आपके कोर्स में दो बार है, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड एंड राउल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड। मतलब द्रव द्रव निकाय के लिए राउल का नियम और ठोस द्रव निकाय के लिए राउल का नियम। ठीक है, तो पहले देखो जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई अगर सतह छोटी है और सतह बड़ी है तो आपको ऐसा लगेगा सतह छोटी है तो वाष्प दाब कम और सतह बड़ी है तो वाष्प दाब ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वाष्प दाब का सरफेस एरिया से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। आप इस पिक्चर में देखो, है ना, मैंने जल को लिया है लिक्विड, पानी द्रव अवस्था में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
अब चाहे मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया है, चाहे मैंने बीकर में लिया है, दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे मैंने पानी भरा, यहाँ पे मैंने पानी भरा, ठीक है, कम है पानी, वहाँ कम ज्यादा है ना, यहाँ सतह छोटी है और वहाँ सतह क्या है, काफी बड़ी। टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, क्योंकि अगर मैं एक पानी ठंडा रखूं, दूसरा वाला पानी गर्म रखूं, तो ऑब्वियसली जो गर्म है वो ज्यादा वाष्प बनाएगा, तो दोनों का ताप समान रखो, ठीक। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, टेम्परेचर सेम है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है, तो आप क्या देखोगे, चाहे पानी यहाँ से वाष्पित हो, चाहे यहाँ से वाष्पित हो, प्रति इकाई क्षेत्रफल से लगने वाला बल, भाई दाब क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, हाँ फोर्स अपॉन एरिया, दाब एक्चुअली होता क्या है, बल बटा क्षेत्रफल, है ना, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल के, भाई आपको एक पर्टिकुलर एरिया लेना है, इतनी जगह, यहाँ से कितने अणु वाष्पित हुए और इतनी कितनी जगह यहाँ से कितने अणु वाष्पित हुए, तो आंसर क्या है, सेम। तो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का वाष्प दाब से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा वाष्प बनेगी वो एक अलग चीज है, क्या भैया ज्यादा वाष्प बनेगी या कम वाष्प बनेगी, तो वाष्प है ना, हम तो वाष्प दाब की बात कर रहे हैं, है ना, तो वेपर प्रेशर जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता बच्चों, है ना, स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है, छोटी पृष्ठीय क्षेत्रफल या कम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो आप भले कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये लिख दिया मैंने कम पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैंने लिख दिया अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप क्या देखेंगे, दोनों ही स्थितियों में हम देखेंगे कि वाष्प दाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कम हो ज्यादा हो कोई मतलब नहीं है, दोनों सिचुएशन में वाष्प दाब कितना आया, 23.8 टॉप, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब कितना होता है, 23.8 टॉप, है, कोई तकलीफ नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं राउल्स लॉ, द्रव निकाय के लिए राउल का नियम, ठीक है, या मान लो दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण के लिए राउल का नियम। अब बच्चों राउल क्या कहता है कि आप दो लिक्विड ले लो, है ना, दो द्रव ले लो, आपस में मिक्स करो, ठीक, आइडियल सॉल्यूशन बना लो, मतलब बेंजीन में टॉलुइन ले लो, है ना, ऐसे लिक्विड मिक्स करो जो आराम से मिक्स हो भी तो जाए, ठीक है, तो आपने ले लिया, बेंजीन में टॉलुइन ले लेते हैं, या CCl4 में SiCl4 ले लेते हैं, या मेथनॉल में एथेनॉल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, हेप्टेन में हेक्सेन ले लेते हैं, एक जैसे हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन मिलाओ, अल्कोहल में अल्कोहल मिलाओ, हेलो एल्केन में हेलो एल्केन मिलाओ, टेट्राहेलाइड में टेट्राहेलाइड मिलाओ, सेम मिलाओ, ताकि आइडियल सॉल्यूशन बने, आदर्श विलयन बने, ठीक है, क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब राहुल क्या कहता है, चलो तुमने दो द्रव मिला लिए, द्रव A और द्रव B मिला लिए, ओके, अब द्रव A अकेला है तो उसका खुद का कोई ना कोई वाष्प दाब होगा, और द्रव B भी अकेला है तो उसका खुद का कोई वाष्प दाब होगा, तो मैंने तुम्हें कहा कि द्रव A का वाष्प दाब, तो तुम कह दो P0 A, है ना, या PA कह दो, एक ही बात है, द्रव B तो B का वाष्प दाब P0 B या PB कह दो, ठीक है। अब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब वो तो फिक्स होता है, जैसे तुमने भी पानी का बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का वाष्प दाब कितना है, वो तो फिक्स है। अब पानी में मैं अल्कोहल भी मिला दूं, चलो राउल्स लॉ पढ़ा रहे तो पानी में अल्कोहल नहीं मिलाते, आदर्श विलयन की बात करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मान लो पानी है, वाटर है, वाटर की जगह में लेते हुए मेथेनॉल ले लो, एथेनॉल ले लो, ठीक, तो मीथेनॉल और इथेनॉल मिला, ओके, तो बच्चों अगर दोनों लिक्विड को मिलाऊंगी, दोनों वाष्पशील है, तो द्रव A भी वाष्प बनाएगा, द्रव B भी वाष्प बनाएगा, ठीक है, कुल वाष्प दाब तो तुम कहोगे A का वाष्प दाब प्लस B का वाष्प दाब, यानी P टोटल बताओ तो तुम कहोगे PA प्लस PB, ओके, लेकिन PA A का वाष्प दाब क्या उतना ही होगा जो शुद्ध अवस्था में था, या PB B का वाष्प दाब क्या उतना ही होगा जो शुद्ध अवस्था में था, कि चेंज हो जाएगा, तो बच्चों चेंज होगा, आपने A कितना मिलाया B कितना मिलाया वो तो आपको पता, तो मैंने तो 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, अब 1 लीटर में मैंने A कितना लिया है, क्या आधा लीटर लिया, क्या 70-30 लिया है ना, मतलब 700 ml और 300 ml लिया है ना, या 60-40 लिया है, 1 लीटर मैंने क्या रेशियो में बनाया, कंपोजिशन संगठन तो आपने तैयार किया, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लिक्विड लोगे उसकी तरफ से लगने वाला दाब उतना ज्यादा होगा, है ना, जैसे हवा का जो दाब है, वायुमंडल दाब है वो 1 ATM है, तो एयर बोला तो 1 ATM चल गया,
लेकिन वायुमंडल में 79% तो नाइट्रोजन है, तो एक एटीएम में 0.79 एटीएम भाग तो नाइट्रोजन का है और बाकी 0.21 तो ऑक्सीजन का है। बाकी जो आपका चल रहा है वो चल रहा है। तो हम कहेंगे चेंज, पार्शियल की बात आएगी, आंशिक वाष्प दाब की बात आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नियम लिखने से पहले देखो, मान लो तुम्हारे पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए और लिक्विड ग्रीन और पिंक डॉट्स है। ठीक है, तो ग्रीन वाला मैं ए मान लेती हूँ, पिंक वाला बी मान लेती हूँ। ओके, मैंने मिक्स कर दिया दो लिक्विड्स को। अब दोनों लिक्विड क्या करेंगे, वाष्प बनाएंगे। ए भी वाष्प बना रहा है और बी भी वाष्प बना रहा है। ठीक है, अब लिक्विड ए लिक्विड बी, मतलब चलो लिख देते हैं इसको द्रव ए और द्रव। अब मान लो अलग अलग थे भाई, तुम्हारे पास एक कंटेनर में लिक्विड ए था, है ना, और दूसरे कंटेनर में लिक्विड बी था। ठीक है, अलग अलग है तो बच्चों इसका दाम मान लो पी और इसका दाम पी, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। जो फिक्स है वो फिक्स है, मिलाते ही प्रॉब्लम है। मिलाने पे क्या होगा, पी टोटल तुम्हें कहूंगी पीए प्लस पीबी, पर पीए कितना, तो तुम कहोगे भाई पूरा 1 लीटर बनाया उसमें ए कितना है वो बता दो, और पीबी कितना, तो जो पूरा 1 लीटर बनाया उसमें बी कितना है वो तो बताओ, तब हम बताएंगे ना टोटल कितना है प्रेशर। तो हमें वो गड़बड़ है। तो देखो, मान लो तुम्हारे पास दो द्रव है बच्चों, द्रव ए और द्रव बी। अब मैं कहना चाह रही हूँ भाई शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बताओ। ठीक है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ए का तो है पी नॉट ए और बी का है पी नॉट फिक्स जो पहले था। अब आपको लगाया मैंने बी ए पी भी लिखा, तो भाई अकेला था तो चाहे शुद्ध अवस्था बोलो चाहे कुछ भी बोलो एक ही बात है ना, पी ए बोलो चाहे पी नॉट ए बोलो। लेकिन जब तुमने मिक्स कर दिया तो बच्चों मिक्स कर दिया, तो अब जो कुल दाब है ना उसमें हिस्सा आएगा ए की तरफ से कितना दाब और बी की तरफ से कितना दाब। तो मैं कहूंगी हाँ अब गड़बड़ हो गई, तो आंशिक दाब ले लेते। तो बच्चों आंशिक दाब हो गया द्रव ए का पीए और द्रव बी का पीबी, और कितना मिलाया तो मोल भिन्न डिसाइड करेंगे। तो हम लेंगे मोल भिन्न है 1 से और x। अब राहुल क्या कहता है, ए की तरफ से लगने वाला दाब है ना राहुल के अनुसार। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू राहुल्स लॉ, राहुल के अनुसार अगर हम बात करें, राहुल के अनुसार अगर हम बात करें तो पीए बताओ। तो राहुल कहता है ए का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ठीक है, पीए समानुपाती x से, है ना, कितना मिला रहे। ठीक है, अब मान लो कि ए का शुरू में दाब 100 है, अब मिलाने के बाद दाब 100 रहेगा क्या, तो तुम कहोगे अगर पूरा ए लिया है तो 100 ही देगा, लेकिन पूरा ए नहीं लिया, तुमने 70% ए लिया है ना, तो 70% ए लिया है तो 100 का 70% ही काम आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 100 का 70% यानी पी नॉट ए एक्स से। प्रारंभिक दाब कितना था, पी नॉट ए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे x से। अब बहुत बार बच्चों को लगता है पी नॉट ए क्यों लिखा, तो पी नॉट ए प्रोपोर्शनल साइन का तो कांस्टेंट, तो पी नॉट ए मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो वो तो फिक्स ही था ना कि भाई मैंने तो द्रव ए तुम्हें दे दिया, इसका वाष्प दाब 100 है। अब तुम कितना उठाओगे वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तुम 10% उठाओगे तो तुम्हें 100 का 10% दाब मिलेगा इसकी तरफ से। तुम कहोगे 90% में ये उठाऊंगा तो 90 दाब तुम्हें उसका मिलेगा। तो पीए क्या है, तो मैं कहूंगी पी नॉट ए इनटू कितना मिला रहे, है ना, मैंने तो तुम्हें दे दिया एक लिक्विड, है ना, इसका वाष्प दाब 100 है। अब जितना मिलाओगे 10% मिलाओगे तो 100 का 10% ले लो, 20% मिलाओगे तो 100 का 20% निकाल दो, 30% मिलाओ तो 100 का 30% निकालो, तो 100 तो फिक्स है ना। तो पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये है ना। अब आपने कहा पी ए लिखा था, तो बच्चों मैंने अकेला लिखा था, तो अकेला लिखा तो अकेले मोल भी नहीं, मतलब x से 1 है, तो पी ए लिखो चाहे पी नॉट ए बात है ना, मिलाओगे तो गड़बड़ाती। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बी का वाष्प दाब बताओ, ठीक है, द्रव ए का वाष्प दाब, तो तुम कहोगे ए के मोल भिन्न के समानुपाती। ओके, इसी प्रकार
इसी प्रकार पी भी बताओ, तो तुम कहोगे बी की तरफ से लगने वाला दाब बी के मोल भिन्न के समानुपाती, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कांस्टेंट आएगा पी नॉट बी एक्स। ये तुम्हारी समीकरण 1, ये तुम्हारी समीकरण, ठीक है, समझे मेरी बात समझ गए है ना। दो लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड, ठीक है, लिक्विड ए जो अकेला था शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट, बी अकेला था शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट। मिलाएंगे तो ए की तरफ से कितना दाब लगेगा, बी की तरफ से कितना दाब लगेगा, मतलब अब बदल गया आंशिक दाब, ठीक है। अब आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, तो मोल भिन्न के। तो भाई राहुल इतनी देर से यही बात कर रहा है कि किसी द्रव का आंशिक दाब है ना, किसी विलयन ले लो, किसी विलयन में दो घटकों को मिला लिया आपने, तो किसी एक घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पीए कितना है, तो हम कहेंगे तुमने एक्स से कितना मिला है बता दो, पीवी कितना है तो तुम कहोगे बी मिलाया कितना है, बी के मोल भिन्न बताओ, तो मैं आंसर बता दूंगा। ओके, अब पी टोटल बच्चों, तो राहुल के अनुसार या वैसे भी जब दो लिक्विड को मिलाओगे, डाल्टन भी तो ये कहता है 2 या 2 से अधिक गैसेस मिला दो जो आपस में क्रिया ना करती हो, तो हम वैसे भी आदर्श विलयन ले रहे हैं है ना, मतलब आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो कुल दाब तो हम कहेंगे पीए का और पीबी का जोड़ दो, ठीक है। तो भाई पी टोटल, तो बच्चों पी टोटल हो जाएगा पीए प्लस पीबी, ये हो जाएगी हमें समीकरण 3। ओके, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब लिखेंगे कैसे बच्चों, तो अब आपको क्लियर है। राहुल क्या कह रहा है, दो वाष्पशील द्रव लो या द्रव द्रव निकाय ले, ठीक है। तो बच्चों राहुल के अनुसार अकॉर्डिंग टू राहुल्स लॉ, राहुल के अनुसार विलयन ले लेते हैं, ठीक है। दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में क्या करना है आपको, इंडिविजुअल प्रेशर बताना है। ए और बी ले लिया, ए का प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो मिश्रण लिखिए। मिश्रण में किसी एक घटक का वाष्प दाब, किसी एक घटक किसी एक घटक का वाष्प दाब उसके मूल भिन्न के समानुपाती होता है। ओके, तो भाई आपने मिक्सचर ले लिया, दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, ओके, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेन कर, तो हम दो लिक्विड मिला लेते हैं। माना दो द्रव ए व बी को मिलाकर, दो द्रव ए व बी को मिलाकर मिश्रण बनाया गया, ठीक है, या मिश्रण की जगह हम विलयन लिख लेते, ज्यादा बेटर टर्म है, मिलाकर विलयन बनाया गया। अब ध्यान रखना बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन की ही बात करेगा। राउल्स ने जो अपना नियम बताया है ना, वो ऐसे विलयनों पे बताया जो आपस में क्रिया नहीं करते, इसलिए मैंने आपको मिथेनॉल में इथेनॉल मिला लो, कोई रिएक्शन नहीं हो, है ना, क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन मिला लो, हेलो एल्केन में दूसरा हेलो एल्केन मिला लो, ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे तो ए व बी को मिलाकर विलयन बनाया गया। ओके, अब क्या करें, तो हम नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू कर लेते हैं। दो विलयन कौन से लिए, दो द्रव कौन से लिए, तो हमने लिया भाई द्रव ए, द्रव बी। द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए, द्रव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट, ठीक है, मिलाएंगे तो चेंजेस आएंगे। तो अब हमने मान लिया आंशिक दाब, तो भाई आंशिक दाब हमेशा विलयन में होता है, तो ए का पी ए और बी का पी बी, और मोल भिन्न तो भाई एक्स ए और एक्स बी।
अब राहुल क्या कहता है कि आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है ना। क्या लिखा हमने, दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का, यहाँ आंशिक लिखना जरूरी है ना, आंशिक वाष्प, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी कि पीए है ना। तो पीए है तो एक्सए के समानुपाती और पीबी है तो एक्सबी के समानुपाती। तो आंशिक वाष्प दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो मैंने कहा भाई पीए समानुपाती एक्सए, समानुपाती हटाओ तो ए के लिए कांस्टेंट क्या है, तो उसका खुद का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट है भाई। ए का शुद्ध अवस्था में दाब तो फिक्स था तो पी नॉट है, तो पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्सए। इसी प्रकार पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्सबी और पी टोटल क्या होगा, तो पीए प्लस पी। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन को मिला लें। तो बच्चों समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या लिखा था, तो हमने लिखा था P टोटल इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। पीए की जगह मुझे लिखना चाहिए पी नॉट ए एक्स, पीबी की जगह मुझे लिखना चाहिए पी नॉट बी एक्स, ठीक है। यही आपको लगाना है फॉर्मूले में हर बार। ये हो गई हमारी समीकरण 4, ठीक है। अब बच्चों एक्स और एक्स बी दोनों ही मिला के तो एक होता है। अब मान लो क्वेश्चन में मोल भिन्न पूछा है, कंपोजिशन पूछा है, तो एक्स से एक्स बी दोनों ही गायब कर देगा, तो आप निकालोगे कैसे। तो हम एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स से भी तो लिख सकते हैं, समीकरण 5। अब एक्स बी हटा के मैं इक्वेशन 5 की वैल्यू रख देती हूँ 4। तो बच्चों समीकरण 4 व 5 से, ठीक है, समीकरण 4 व 5 से, तो P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A एक्स और P नॉट B एक्स बी की जगह क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा समीकरण 6। क्लियर, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे आप ये बताओ कि ना मोल भिन्न आपने लिए कितने, तो आप कहोगे मैंने ए का मोल भिन्न लिया एक्स ए और बी का मोल भिन्न लिया एक्स, ठीक है। अब है ना मैंने दोनों मिलियन मिला लिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कंपोजिशन बनाया, वाष्प बनाई, ठीक है। मैंने वो वाष्प का जो मिक्सचर है वो निकाल दिया। अब मैंने उस मिक्सचर में देखा क्या ए और बी उतना ही है जितना मैंने लिया था, या फिर चेंज हो गया। मतलब मैंने मीथेनॉल लिया, मैंने इथेनॉल लिया, मैंने 50-50 लिया, है ना भाई। 0.5 मोल ए की मीथेनॉल की, 0.5 मोल बी की इथेनॉल, ठीक है। थोड़ी देर मैंने मिला के रख लिया, फिर ए भी वेपर बनाएगा, बी भी वेपर बनाएगा। तो वाष्प में ए भी था, वाष्प अवस्था में बी भी था। मैंने उस वाष्प का मिश्रण निकाल दिया और चेक किया क्या मीथेनॉल और इथेनॉल यानी कि ए और बी 0.55 ही है कि चेंज हो। तो अब मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप तो मुझे ये बताओ वाष्प अवस्था में मोल भिन्न क्या बच्चों समान रहेंगे कि बदल जाएंगे। समझ गए ना मेरी बात। लिक्विड ए लिक्विड बी हमने लिया, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न क्या वही रहेंगे जो हमने लिया था या फिर बदल जाएंगे। सोचो। तो बच्चों वाष्प अवस्था में मोल भिन्न लेना कितना है, ए कितना लेना है, बी कितना लेना है, वो तो आपके हाथ में है ना। तो आप कुछ भी ले लो, 0.55 ले लो, जो आपके पास अवेलेबल है उतना ले लो। लेकिन तुम सोचो जरूरी थोड़ा है कि दोनों एक साथ समान ताप पे और बराबर इवेपोरेट होंगे। ताप तो मैंने कांस्टेंट रखा है ना भाई, इसका भी 25, इसका भी 25। अब क्या मीथेनॉल भी उतनी वाष्प बनाएगा जितनी इथेनॉल, तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा। सबका वाष्प दाब तो अलग अलग होता है भाई। कोई जल्दी जल्दी वाष्प बनाता है, कोई धीरे धीरे वाष्प बनाता है। जो हल्का है जल्दी वेपोराइज होगा और जो थोड़ा भारी है वो टाइम लगेगा, है ना। तो हम कहेंगे मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, सबका वाष्प बनाने का तरीका अलग अलग है ना। मतलब क्या बोलते हैं अमाउंट जो है वो अलग अलग आएगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल जो अणु उड़ेंगे वो सबके अलग अलग होंगे, है ना। तो डिपेंड करता है नेचर, हमने पहले ही कहा था वाष्प दाब द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मीथेनॉल इथेनॉल एक प्रकृति थोड़ा है ना, भले हाइड्रोजन बॉन्ड है सब कुछ है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम थोड़ा, वो इतना अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ भाई
जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा वो फटाफट वेपर बनाएगा तो उसके मोल ज्यादा इकट्ठे होंगे, और जिसका वाष्प दाब कम होगा वो धीमे धीमे मोल्स बनाएगा तो उसके मोल भिन्न वाष्प अवस्था में कम आएंगे। तो डिपेंड्स कि प्रेशर, कौन जल्दी वाष्पित हो रहा है, कौन लेट वाष्पित हो रहा है। तो बच्चों वाष्प अवस्था में मोल भिन्न द्रव अवस्था से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो वाष्प अवस्था में मोल भिन्न द्रव अवस्था से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव की प्रकृति अलग होती है। ठीक है, द्रव अवस्था से भिन्न होते हैं। तो कितने हैं भाई बताओ, A व B के वाष्प अवस्था में मोल भिन्न बताओ। A व B के वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, A व B के वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। अब बच्चों A के मोल भिन्न बताओ, B के मोल भिन्न बताओ, तो हम क्या करते हैं, A के मोल भिन्न मान लेते हैं x डैश A और दूसरा हो जाएगा x डैश। हालांकि एक मोल भिन्न आ गया तो दूसरे को 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर फॉर्मूला बताना है तो अब मुझे बताओ कि भाई जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, मतलब जो जल्दी जल्दी वाष्प बना रहा है वो फटाफट ज्यादा इकट्ठा होगा। ठीक है, तो वाष्प मोल भिन्न क्या है, एक के मोल अपॉन कुल मोल, रेशियो ही तो है। तो मैं कहूंगी कि भाई A का वाष्प दाब अपॉन कुल दाब, अगर A का वाष्प दाब ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि इसके मोल भिन्न भी ज्यादा होंगे, और अगर B का वाष्प दाब ज्यादा है तब भी सीधी सी बात है इसके मोल भिन्न भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो x डैश है तो P ऊपर रख देना बच्चों अपॉन PA प्लस PB, और x डैश B तो PB ऊपर रख देना, टोटल हो जाएगा PA प्लस PB। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो ये राल्स लॉ, लिक्विड लिक्विड, और ये वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। ठीक, अब यहाँ पे ना ग्राफ बना के समझाओ। तो भाई ग्राफ बना के कैसे समझाएंगे हम, तो बच्चों ग्राफ ये रहा। देखो अनु विलीन की अगर हम बात करें तो देखो, अगर मान लो मैं सिर्फ लिक्विड A की बात करूं, द्रव तो तुमको अच्छा लिक्विड A की बात कर रहे हो, तो हमने अभी तो पढ़ा था PA समानुपाती x। तो अगर मैं तुम्हें कहूंगी भाई मोल भिन्न और वाष्प दाब में ग्राफ प्लॉट करो तो तुम कहोगे समानुपाती, समानुपाती का ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन लिक्विड। अब लिक्विड B की बात करो, लिक्विड B की बात करो, है ना, वाष्प दाब व मोल भिन्न के बीच में, वाष्प दाब व मोल भिन्न। ठीक है भाई, एक ग्राफ इस एक्सिस से लिया तो दूसरा उधर से लेना पड़ेगा ना, है ना। तो अब मैं कहूंगी ठीक है, मोल भिन्न जैसे से बढ़ेंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, उल्टा बना लो, उसमें क्या। तो इन दोनों को मिला के ग्राफ बनाना है, तो बना देंगे हम, दोनों को मिला के ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बच्चों अब तुम्हें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, तो हम कहेंगे वाष्प दाब व मोल भिन्न के बीच में, लेकिन द्रव है मेरे पास दो। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लेते हैं हम, मोल भिन्न और वाष्प दाब। ठीक है, तो मेरे पास दो लिक्विड है ना, मेरे पास दो द्रव है, तो मैं यहाँ A ले लेती हूँ, B ले लेती हूँ। तो देखो A धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे तो x से 0, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है A बढ़ रहा है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते x से 1 हो गया। और ये वाली जगह पे B के लिए ले लेती हूँ, यहाँ लिक्विड B 0 है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते लिक्विड B आपका 1 हो गया। तो हमें तो पता है वाष्प दाब और मोल भिन्न कैसा मालूम, A 0 है तो B 0 होगा, और अगर A बढ़ते बढ़ते 1 हो गया तो वाष्प दाब की अधिकतम वैल्यू PA के बराबर होगी, यानी ठीक है मैक्सिमम वैल्यू ले लेना,
ये पॉइंट P। सिमिलरली B 0 है तो P भी 0 है, और जब B 1 हो गया तो यहाँ इस लाइन पे जो अधिकतम दाब है वो P भी होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू PV, वो मैक्सिमम वैल्यू PA, और इन दोनों को मिला लो। ये दोनों पॉइंट्स अगर आप मिला लेंगे बच्चों तो P टोटल विल बी ये प्लस PB। ठीक है, ये आपके राउल्स लॉ का ग्राफ आएगा। ठीक है, x से 0 तो P 0, जैसे x से बड़ा तो देखो x से 1 अधिकतम होता है तो अधिकतम दाब P है, x भी 0। ठीक है, तो P भी 0, और जैसे से P अधिकतम हो गया तो ये। अब आपसे पूछे कि भाई 0.5 वाली कंपोजिशन, दोनों 0.55 है तो तुम यहाँ पहुंच जाना, ये वाला दाब है ना। अब आपसे पूछे नहीं A तो 0.6 है, मान लो यहाँ आएगा तो B अपने आप क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, तो ये जो दाब होगा, ठीक है, ये और ये दोनों पॉइंट मिला लेना। तो जहां आपसे पूछ रहा है, ठीक है, हालांकि बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट कंपटीशन में आ जाए तो जो कंपोजिशन दे ग्राफ के हिसाब से आंसर बता दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, द्रव निकाय के लिए राउल का नियम। ठीक है, ग्राफ के साथ यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा नियम। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों राउल्स लॉ पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन है 1 मोल हेप्टेन और 4 मोल ऑक्टेन, दोनों के वेपर प्रेशर दे रखे, को साथ में मिलाया गया, परिणामी आदर्श विलयन का वाष्प दाब होगा। तो आपको हेप्टेन ऑक्टेन एक ही फैमिली, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्केन है ना, और राउल्स लॉ लग जाएगा, दोनों के वाष्प दाब दे भी रखे। ठीक है, तो भाई एक तरफ तो दिया है बच्चों हेप्टेन, ठीक है, दूसरी तरफ दिया है ऑक्टेन। ठीक, अब देखो मैं इसको मान लेती हूँ A, ताकि मुझे झंझट नहीं रही, A और B हो जाएगा तो टेंशन खत्म, नहीं तो फिर हेप्टेन ऑक्टेन हो जाएगा। तो मैं एक को मैंने मान लिया, एक को भी मान लिया। अब हेप्टेन के मोल कितने हैं, तो बच्चों हेप्टेन है 1 मोल, ठीक है। ऑक्टेन के मोल कितने हैं, तो ऑक्टेन के मोल है 4, ठीक है। वाष्प दाब भी दे रखा है, उसको बाद में काम में ले रही हूँ। तो ये 1 मोल है, ये 4 मोल है, ओके। अब मुझे मोल भिन्न चाहिए ना, राउल्स लॉ क्या होता है, पीए कितना होगा, पी नॉट एक्स है तो एक्स तो निकालू, और पीबी कितना होगा तो पी नॉट बी एक्स भी, तो एक्स भी निकालू। तो मैं कहूंगी चलो मोल्स तो आ गए, मोल भिन्न। तो बच्चों मोल भिन्न क्या होता है, एक घटक के मोल अपॉन कुल मोल। तो ए की मोल तो 1 मोल और टोटल कितने 1 + 4 यानी 1/5 यानी कि 0.2। और यहाँ आ जाओ एक्स भी, तो बच्चों बी के मोल कितने 4, कुल मोल कितने तो 1 + 4 यानी 4/5 0.8। तो मैंने x से निकाल दिया और मैंने xb भी निकाल दिया। नाउ P नॉट A का वेपर प्रेशर गिवन है, कितना है P नॉट A, तो आप कहेंगे 92, ठीक है। और P नॉट B कितना है बच्चों, तो P नॉट B आई थिंक है 31, ठीक है। पूरा लिखना चाहेंगे मिलीमीटर मरकरी, पूरा लिख दो। अब करना क्या है, तो आपसे पूछा है परिणामी विलयन का आदर्श विलयन का वाष्प दाब होगा। तो भाई मुझे पता है P टोटल जो होता है दैट इज PA + PB, और PA होता है P नॉट A XA और PB होता है P नॉट B XB। अब बच्चों P नॉट A तो तुम्हारे पास है ही, कितना है 92, मल्टीप्लाई किससे करना है 0.2, ठीक है 92 मल्टीप्लाई विद 0.2। P नॉट B कितना है तो 31, ओके 31 मल्टीप्लाई विद 0.8, ठीक है 0.8। अभी मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 = 4, 9 2 = 18, तो ये आ गया 18.4। वहां पे 8 1 = 8, 8 3 = 24। अब P टोटल ऐड कर दो, 12 हो गया, 2 8 4 12 13 3 43.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपके पास लिक्विड A था, लिक्विड B था,
आपने क्या किया, ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर लिख ली। ओके, वेपर प्रेशर लिखने के बाद आपने क्या किया, ए की मोल लिखे, बी की मोल लिखे, मोलबिन निकालो, मोलबिन निकालो, वेपर प्रेशर है ही, फाइनल आंसर निकालो। क्लियर? तो बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने डिस्कस किया राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, द्रव निकाय के लिए राउल का नियम। ठीक है, वाष्पदाब और मोलबिन में क्या संबंध है ना? अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगी। ठोस द्रव निकाय के लिए राउल का नियम अलग है, वाष्पदाब अवनमन और मोलबिन विलय के उसके लिए राउल्स लॉ अलग है ना? यहाँ सिर्फ हमने डिस्कस किया है राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, द्रव मतलब ऐसा विलयन बनाया है जिसमें विलय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में, उसका ग्राफ और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में और लेक्चर्स को आगे बढ़ाने के